यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या बाजार में किसी वस्तु की मांग हमेशा एक जैसी रहती है? तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर होगा नहीं। किसी वस्तु की मांग बढ़ती एवं घटती रहती है। तो ऐसा किन कारणों से होता है? और जिन कारणों से ऐसा होता है, क्या उसका मांग से कोई संबंध होता है? आइए आज इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश रावत है। आप सभी का आर्थिक ज्ञान चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आप बात करते हैं सबसे पहले मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, इससे आशय होता है कि मांग को कम या अधिक करने की क्षमता जिन तत्वों में, जिन कारकों में होती है, वे कारक कहलाएंगे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। आइए अब विस्तार से इन कारकों की चर्चा करते हैं। इसमें पहला कारक है किसी वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत मांग को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। किसी वस्तु की कीमत सामान्यतः आप जब बाजार में खरीदने वस्तु को जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वस्तु की कीमत यदि घट जाए तो हम लोग उस वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय करते हैं, और यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो लोग उस वस्तु को कम खरीदते हैं। अर्थात किसी वस्तु की कीमत का उसकी मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटने लगती है। अब चर्चा करते हैं मांग के निर्धारक तत्वों में दूसरा तत्व। मांग के निर्धारक तत्वों में दूसरा तत्व है उपभोक्ता की आय या आय स्तर। आय स्तर का मांग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय जितनी अधिक होगी उसकी मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी, और उपभोक्ता की आय यदि कम है तो मांग भी कम हो जाएगी। अर्थात उपभोक्ता की आय वस्तु के कीमत में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा हो, उस स्थिति में यदि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, और यदि उपभोक्ता की आय कम हो रही हो तो किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग भी घट जाएगी। आइए अब चर्चा करते हैं तीसरे कारक, समाज में धन के वितरण पर। समाज में धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में धन और आय का वितरण असमान है, अर्थात कुछ व्यक्ति बहुत धनी और अधिक लोग निर्धन हो, तो ऐसी स्थिति में समाज में विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक हो जाती है। आप देखते होंगे कि धनी वर्ग के लोग महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी कोठियां, महंगे महंगे आभूषण और अन्य प्रकार की विलासिता की वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं, उनको क्रय करते हैं। तो इससे विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत यदि समाज में आय एवं धन का वितरण समान रूप से हो रहा है तो उस स्थिति में सभी लोग आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे, तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अब चर्चा करते हैं चौथे कारक की, जो है उपभोक्ताओं की रुचि। उपभोक्ताओं की रुचि, उनकी आदतें, फैशन, रीति रिवाज, इनका मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कॉफी पीने की आदत है, उसको उसमें रुचि है, तो निश्चित तौर पर वो कॉफी की मांग ज्यादा करेगा। और यदि किसी क्षेत्र विशेष में किसी फैशन या परंपरा के कारण कोई
जैसे पहाड़ी टोपी है उसकी मांग ज़्यादा है, तो उस स्थान पर जहाँ पहाड़ी लोग रहते होंगे तो पहाड़ी टोपी की मांग ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से पंजाब में पगड़ी की मांग ज़्यादा होगी। तो ये वहाँ की रुचि, आदत, फैशन, रीति रिवाज का मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं पांचवें कारक, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। सबसे पहले जानते हैं कि संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाती हैं और दूसरे प्रकार की वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वही वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जाता है। जैसे हम चाय पी रहे हैं, उसमें चीनी डालें या फिर चीनी न डाल के गुड़ का प्रयोग कर लें। इसी प्रकार से हम चाय पी रहे हैं और चाय न पी के हम कॉफी पी लें। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे चीनी और गुड़, चाय, कॉफी। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि कमीज और टी शर्ट, जूते और सैंडल आदि। दूसरे प्रकार की जो संबंधित वस्तुएं होती हैं वो होती हैं पूरक वस्तुएं। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। जैसे कार और पेट्रोल, शाही और कलम, डबल रोटी और मक्खन आदि आदि। तो ये वस्तुएं जो स्थानापन्न और पूरक होती हैं इनको संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग संबंधित वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती है। प्रतिस्थापित वस्तुएं मतलब स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय और कॉफी में यदि चाय की कीमत कम हो जाती है तो कॉफी की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत कम होने से लोग चाय की मांग अधिक करेंगे। तो वे कुछ उपभोक्ता जो पहले कॉफी की मांग करते थे, चाय की कीमत कम होने का वो लाभ उठाएंगे और कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इसके विपरीत यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने से चाय की मांग कम होगी और चूंकि कॉफी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो बहुत सारे वे लोग जो पहले चाय पीते थे कॉफी पीना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से यदि पूरक वस्तुओं की बात करें तो कार की यदि कीमत घट रही है तो कार की मांग निश्चित तौर पर बढ़ेगी और कार की मांग बढ़ने का प्रभाव पेट्रोल की मांग पर भी पड़ेगा और निश्चित तौर पर पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब हम अगले कारक की बात करते हैं जो है जनसंख्या का आकार। यदि किसी देश में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पर उस देश में लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और लोगों की मांग बढ़ेगी विभिन्न प्रकार की अनिवार्य वस्तुओं के लिए भी और आरामदायक और अन्य प्रकार की वस्तुओं के लिए भी। तो जनसंख्या का आकार निश्चित तौर पर मांग को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावनाएं, जो अगला कारक है मांग को प्रभावित करने वाला। यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है तो लोग वर्तमान में ही उसको खरीदना सही समझेंगे, तो निश्चित तौर पर वर्तमान में ही उसको खरीद लेंगे और उसकी मांग बढ़ जाएगी। और यदि यह आशा है कि भविष्य में किसी वस्तु की मांग कम हो सकती है तो लोग वर्तमान में उसका उपभोग स्थगित कर देंगे, या समझ लीजिए कि वर्तमान में उसको कम खरीदेंगे और वर्तमान में उसकी मांग कम कर देंगे। तो कीमतों में परिवर्तन की संभावना अगर भविष्य में है तो वर्तमान में उसकी मांग पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं सरकारी नीति में जो परिवर्तन होते हैं उससे मांग में क्या परिवर्तन होते हैं। यदि सरकार बजट में करों में वृद्धि करती है तो निश्चित तौर पर इससे जो उपभोक्ता होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको खर्च करने के लिए कम पैसा उनकी जेब में रहता है, इनकी आय कम होने लगती है, फलस्वरूप वो एक कम खर्च कर पाते हैं। और इसी प्रकार से अगर वस्तुओं और सेवाओं में अधिक कर लगा दिया जाए
तो उससे वो महंगी हो जाती हैं और दोनों ही स्थितियों में वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि सरकार करों में वृद्धि करने के बजाय उनमें कमी कर दे या फिर विभिन्न प्रकार से व्यवसाय में या फिर अन्य प्रकार से आर्थिक सहायता दे, तो इससे लोगों के पास अधिक आय होगी, खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा और चूंकि इससे वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी तो फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अगला कारक है मौसम एवं जलवायु। मौसम और जलवायु मांग को प्रभावित करते हैं। ठंडे स्थानों पर जो लोग रहते हैं उन स्थानों पर चाय, कॉफी, गर्म पेय पदार्थ, इसी प्रकार से गर्म कपड़े, बिस्तर इत्यादि की मांग खूब होती है। और जो लोग ठंडे स्थानों पर रहते हैं वहां पर की अपेक्षा गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों में इन वस्तुओं की मांग कम होती है और वे लोग ठंडी वस्तुओं जैसे आइसक्रीम, ठंडे पेय पदार्थ इत्यादि की मांग अधिक करते हैं। वहां एसी एवं कूलर की मांग ज़्यादा होती है, पंखे की मांग ज़्यादा होगी, जबकि गर्म स्थानों पर हीटर या अन्य प्रकार की जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनकी मांग अधिक होती है। तो आज अभी हमने जाना कि किस प्रकार से किसी वस्तु की मांग विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या जिन कारकों की हमने बात की उनका मांग से कोई संबंध होता है? जी हाँ। किसी वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों में जो संबंध होता है उसे मांग फलन कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहा जाता है। इसका सूत्र है dx बराबर f px py yte। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x कोई वस्तु है, उस वस्तु की मांग dx है और वह फलन है, यानी उसका संबंध है सीधे तौर पर px उस वस्तु की कीमत से, py स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों से, y उपभोक्ता की आय से, t उपभोक्ता की रुचियों, पसंद और आदतें, और e यानी भविष्य में के बारे में प्रत्याशा, यानी भविष्य में कीमत बढ़ने की प्रत्याशा इत्यादि। तो मांग फलन किसी वस्तु के लिए मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो आज हमने जाना कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध किस प्रकार का होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आर्थिक ज्ञान चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।